नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मानसून सत्र के बीच आज एनडीए की बड़ी बैठक है। पीएम मोदी समेत सभी सांसद बैठक में शामिल हुए हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है और मंगल मिलन में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि इस बैठक का नाम मंगल मिलन रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत किए हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो शुरू हो गई है और इस मंगल मिलन का इसको नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला, जहां पर स्पीकर ओम बिरला के अनुरोध के बावजूद भी विपक्षी सांसद शांत नहीं बैठे और जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर विपक्ष के तीखे तेवर दिखे तो संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन की गूंज रही। नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला और कई दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई, जिसके चलते कार्रवाई बार बार स्थगित हुई। सवाल है कि क्या मुद्दों पर बहस होगी या फिर हंगामे में ही पूरा सत्र बीत जाएगा। सोमवार को स्पीकर लगातार अपील करते रहे कि अपनी सीट पर बैठिए और नियमों के तहत चर्चा कीजिए, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। नतीजा ये रहा कि लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा का भी यही हाल रहा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक से लेकर छात्रों पर हुई सख्ती का मुद्दा उठाया और इसके बाद से सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष का आरोप है कि देश के बड़े मुद्दों पर जवाब देने से सरकार बच रही है। विपक्ष चाहता है कि सदन में तत्काल चर्चा हो, जवाबदेही तय हो और सरकार अपना पक्ष रखे। विपक्ष की अपनी दलील है, लेकिन सरकार का कहना है कि बहस में कोई भी परहेज नहीं, लेकिन सदन की कार्रवाई नियमों के तहत ही चलेगी। सत्र की शुरुआत से पहले ही पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि संसद में सार्थक चर्चा होगी और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बिना नाम लिए राहुल गांधी और विपक्षी राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की राजनीतिक विरोध तक सीमित रह गई है, जबकि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में बड़ा हादसा हो गया है। लैंडस्लाइड के कारण सुरंग में कई मजदूर फंस गए हैं और हादसे में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की जानकारी दी है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश जारी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ है। सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग में हादसा हो गया है और लैंडस्लाइड के कारण सुरंग में कई मजदूर फंस गए हैं। हादसे में अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। जिला प्रशासन ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। सिक्किम में सोमवार को एक टनल में लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके अंदर मौजूदा 27 मजदूर फंस गए, जिसमें से 7 मजदूरों की मौत हो गई है और बाकी 20 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। सुरंग में मीथेन गैस लीक होने की आशंका है और इस वजह से राहत और बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। कई बचाव कर्मियों को अंदर जाने के दौरान चक्कर आए हैं और कुछ बेहोश भी हो गए हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री ने हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। हादसे के बाद से सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार बरामद किए गए 60 शव को पोस्टमार्टम और अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए जिला अस्पताल एसटीएम अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में राज्य की पूरी जनता शोक संवेदना परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने दिव्यांग श्रमिकों की आत्मा की शांति और परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी विभागों और एजेंसियों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने, बचाव कार्य में तेजी लाने और पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, अपुष्ट और भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण से बचने और प्रभावित श्रमिकों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बचाव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहयोग देने की पूरी तरह से प्रतिबद्ध।
वही खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां पर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हिंसा का मामला सामने आया है। प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। मामले में दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है और वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। बड़ी जानकारी दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीजेपी के प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और इस दौरान हिंसा का भी मामला सामने आया है। प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं और मामले में दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। वीडियो और फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हुई झड़प में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इलाके में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ गए और पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया और हटने के लिए भी कहा गया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और लागू प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन किया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, पुलिसकर्मियों पर पत्थर और दूसरी चीजें फेंकी, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। इससे कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर असर पड़ा। झड़प में पुलिस के अनुसार 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें स्पेशल सीपी है, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी है। घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल कराया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान 15 से 20 सरकारी वाहनों और अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है और अब तक करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस उनके खिलाफ बीएनएस और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और हिंसा या फिर गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली का रुख किया है। पंजाब, हरियाणा और कई अन्य राज्यों में हजारों किसान सुबह दिल्ली के किसान घाट में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं और इस दौरान हरियाणा पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और पंजाब हरियाणा के बीच संभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि उनका विरोध प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर है, जिससे देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसान होने का डर है और इस बार किसानों ने पहले की तरह ट्रैक्टर की जगह बसों और निजी वाहनों से दिल्ली जाने की योजना बनाई है। आज सुबह करीब 5 बजे से पंजाब के फतेहगढ़ साहिब सहित कई इलाकों में किसानों के काफिले रवाना हुए। किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पहुंचकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर रास्ते में रोका गया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने सोमवार रात को ही संभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है और पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला पुल पर भी आवाजाही रोक दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि बड़ी संख्या में किसानों को हरियाणा में प्रवेश को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं और ये महापंचायत देश बचाओ मार्चों की ओर से बुलाई गई। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल सहित कई राज्यों के किसान संगठनों के भी शामिल होने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील लागू होने पर सस्ते विदेशी कृषि उत्पादक भारतीय बाजार में आ सकते हैं और उनका दावा है कि इससे देश के किसानों, पशुपालकों, खेत मजदूरों और छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। किसानों ने केंद्र सरकार से इस प्रस्तावित समझौते को वापस लेने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। वहीं दिल्ली में 20 जुलाई को सीजेपी यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के चलो संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। पत्थरबाजी और हिंसा की खबरों के बीच पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई, जिससे कई लोगों के सिर फूटे और गहरी चोटें भी आई हैं। वहीं कई जवान भी घायल हुए हैं और इस लाठीचार्ज पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने नाराजगी जताते हुए इसका विरोध करते हुए देर रात धरने पर बैठ गए। धरने के लिए उन्होंने संसद परिसर का वो स्थान चुना जहां पर संविधान निर्मित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी है।
चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जुल्म जब भी हद से आगे बढ़ने लगता है वहीं से बदलाव का सूरज निकलने लगता है। उन्होंने आगे लिखा कि आज जंतर मंतर पर बच्चों और बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है उससे मन को गहराई तक झकझोर दिया है। मैंने जलियांवाले बाग का वो दौर नहीं देखा, लेकिन आज जो दृश्य सामने आया उन्होंने इतिहास के उस काले अध्याय की याद अवश्य दिला दी। चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यदि उस अधिकार का उत्तर बल प्रयोग से दिया जाए तो ये केवल कुछ लोगों पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी आघात है। आजाद समाज पार्टी चीफ ने लिखा है कि इसी पीड़ा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ वो संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे रहे हैं और जब तक न्याय सुनिश्चित नहीं होगा, इस घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होगी, उनका ये शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता शहर 3 बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहला मौका है जब टीएमसी के दोनों गुट आमने सामने होंगे और इसके साथ ही कांग्रेस भी मैदान में उतरकर अपनी अलग रैली करने जा रही है। तीनों बड़े आयोजकों को देखते हुए कोलकाता पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और ट्रैफिक संभालना अफसरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ममता बनर्जी गुट का कार्यक्रम बिरला तारामंडल के सामने होगा। वहीं ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला तृणमूल गुट गांधी प्रतिमा के पास अपना सभी आयोजन जो है वो वहां पर आयोजित करेंगे। उधर कांग्रेस पार्टी ने शहीद मीनार मैदान में अपना मंच सजाया है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। मौके पर 1000 से अधिक पुलिसकर्मी, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है। पूरे इलाके में आसमान से नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है और सेंट्रल और साउथ डिवीजन की पुलिस डीसी स्तर के अधिकारी खुद सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वो सफर के दौरान अतिरिक्त समय लेकर ही घर से निकले। बंगाल में 21 जुलाई को हर साल शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन 21 जुलाई 1993 को हुए गोलीकांड से जुड़ा हुआ है और उस समय ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने और सचित्र मतदाता पहचान पत्र की मांग को लेकर तत्काल वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ राइट बिल्डिंग अभियान चलाया था और इस प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस गोलीबारी में 13 कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद से पार्टी इस दिन को अपने शहीद कार्यकर्ताओं की याद में एक बड़े राजनीतिक और शांति प्रदर्शन के रूप में मनाती आ रही है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी, जिससे पहले टीम इंडिया जो है वो 7 अगस्त से कोलंबो में 4 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी। वहीं सुमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो पहुंचेगी और वार्म अप मैच खेलने से पहले कुछ प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। भारतीय क्रिकेट टीम अगले महीने श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी और इस अहम सीरीज से पहले टीम इंडिया 4 दिवसीय वार्म अप मैच के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देगी। सुमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो पहुंचेगी, जहां पर कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद से 7 मार्च से वार्म अप मैच खेलेगी और भारतीय टीम 7 से 10 अगस्त तक कोलंबो के एनसीसी मैदान पर 4 दिवसीय वार्म अप मैच खेलेगी और इस मुकाबले का मकसद खिलाड़ियों को श्रीलंका की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने का मौका देना है। वार्म अप मैच से पहले टीम कुछ प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लेगी। वार्म अप मैच के बाद से भारतीय टीम जो है वो रवाना हो जाएगी और दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त तक गाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इसके बाद से दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 और 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा और दोनों मुकाबला स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा और भारतीय टीम साल 2017 के बाद पहली बार श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी और पिछली बार विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर सीरीज अपने नाम की थी और वहीं भारत ने अपना पिछला टेस्ट मैच जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम ने पारी के अंत में जीत दर्ज की थी। दूसरी ओर श्रीलंका को अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था।
वहीं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यूएस ने लगातार 10वीं रात को तेहरान पर निशाना साधा है और उसने कई जगहों पर घातक हमले भी किए हैं। यूएस सेंट्रल कमांडो ने 21 जुलाई को बताया कि उसने ईरान के कई ठिकानों पर अटैक किया है। अमेरिका ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उसने 900 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने में मदद की। और यूएस सेंट्रल कमांडो ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के मिलिट्री कमांडर सेंटर और समुद्री ठिकानों और मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर लगातार हमले करने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही लगातार जारी है और मई की शुरुआत से सेंटकॉम की सेनाओं ने लगभग 900 कमर्शियल जहाजों और 45 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान की ओर से एक भी अमेरिकी सैनिक को नुकसान पहुंचा तो उसका कई गुना नुकसान भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा है कि ईरान किसी अमेरिकी सेना की जान लेगा तो उसे उस हत्या की कीमत कई गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी। ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूदा अमेरिकी बलों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। IRGC के जनसंपर्क विभाग के बयान के मुताबिक उनकी नौसेना ने ऑपरेशन नस्र 2 के तहत 3 चरणों में अमेरिकी बलों को भारी नुकसान पहुंचाया। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम का कहर दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा। पुंछ जिला सबसे संवेदनशील बना रहा। सोमवार को पुंछ में एक घर पर मलबा गिरने से परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। डोडा में बस पर चट्टान गिरने से 2 लोगों की जान गंवानी पड़ी है। वहीं सोमवार को 5 महिलाओं समेत 12 लोग मौसम के कारण आपदा के शिकार बने हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम 2 दिन में 24 जिंदगियां लील चुका है और अभी भी बाढ़ और मलबे में दबने से 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही अभी खतरा टला नहीं है और अगले 48 घंटों तक भारी बर्फबारी की और बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड ने सोमवार को भी यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। यात्रा बंद रहने के कारण आधार शिविर में करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घरों की ओर लौटने शुरू कर दिया है। यात्रा स्थगित होने के चलते शनिवार को कटरा में रुके कई श्रद्धालु कटरा रेलवे स्टेशन और बस अड्डे में अपने स्थान की ओर रवाना होते हुए दिखे हैं। वहीं जो श्रद्धालु अभी भी यात्रा बहाल होने की उम्मीद में कटरा में ठहरे हुए हैं, वो 9 देवी मंदिर, बाबा धनसर और साथ ही प्रार्थना पड़ाव भूमिका मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों की ओर दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। दिन भर श्रद्धालु यात्रा बहाली की जानकारी लेने के लिए शाइन बोर्ड कार्यालय की ओर विभिन्न सूचना केंद्रों का रुख करते रहे। हालांकि मौसम की स्थिति में कोई भी विशेष सुधार नहीं होने के कारण यात्रा पुनः शुरू की जा सकी। और गौरतलब है कि मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक क्षेत्र में भारी बारिश और खराब मौसम की संभावना जताई है और इसी के मद्देनजर शाइन बोर्ड ने शनिवार रात एहतियात के तौर पर यात्रा स्थगित कर दी थी, जो कि सोमवार तक जारी रही। के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मंगलवार को भी ये विरोध प्रदर्शन जारी रहा, जिससे इलाके में हलचल तेज हो गई। सोमवार को मचे भारी बवाल और हिंसा की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। विशेष रूप से संसद भवन की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग को और मजबूत किया गया है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुई झड़पों के बाद से पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस दौरान किसी को रोका नहीं गया, लेकिन पुलिस का मानना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर किसी भी तरह का बवाल या फिर कानून व्यवस्था का उल्लेख किया गया हो तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच सीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस बैठक के बाद से सीजेपी के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूदा नेता अभिजीत दीपके ने एक अलग रुख अपनाया है और रात के समय प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए दीपके ने कहा कि अब सरकार से किसी भी
तरह की बातचीत के लिए वो पहल नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिसे भी बात करनी होगी उसे खुद जंतर मंतर पर आना होगा। इस बयान के बाद से प्रदर्शनकारियों का उत्साह और बढ़ गया है और उन्होंने जंतर मंतर पर एक बार फिर से अपना मंच तैयार कर लिया है। जंतर मंतर पर एक तरफ जहां पर प्रदर्शनकारियों ने फिर से अपना मंच सजा लिया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। हालांकि जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते फिलहाल खुले रहे हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले हर मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही सख्त कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात की आशंका है कि प्रदर्शनकारी आज फिर से संसद की तरफ कूच करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसी खबरों के लिए आज विपक्ष के कई बड़े नेता भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं और इन सभी संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस आज बेहद ही सतर्क और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में मंगलवार को किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शुरू होते ही आरएएफ और दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कई किसानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने किसानों को बसों में बैठाकर वहां से हटाया है, जबकि हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे किसानों को राजधानी की सीमाओं पर ही रोक दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत किसान घाट और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात रहे। किसानों का कहना है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के कृषि क्षेत्रों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनका आरोप है कि इस समझौते के लागू होने से किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और विदेशी कृषि उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण उनकी आय प्रभावित होगी। किसानों ने सरकार से इस ट्रेड डील को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले किसानों के हितों को सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। फिलहाल दिल्ली पुलिस से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जबकि किसान संगठनों ने आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित विवादित मामा भांजे दरगाह पर मंगलवार को वन विभाग ने बुलडोजर कार्रवाई की है। ये कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हजरत पीर मामा भांजे दरगाह ट्रस्ट की राहत याचिका खारिज किए जाने के बाद की गई है। प्रशासन ने पिछले 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद से रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर बने कथित अवैध निर्माण को हटाया गया है। वन विभाग के अनुसार संजय गांधी नेशनल पार्क क्षेत्र के आरक्षित वन भूमि पर पूरी तरह से अनुमानित निर्णय लिया गया और कार्रवाई के दौरान वन विभाग, पुलिस और आरसीएफ की बड़ी टीम मौके पर तैनात रही। बाकी कानून व्यवस्था बनी रहे और अधिकारियों ने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए वन विभाग की टीम से बहस भी की है। दरगाह ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस समाज का दावा है कि ये धार्मिक स्थल वैध है और ट्रस्ट पिछले करीब 60 सालों से संचालित हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही के दिनों में 3076वां उर्सा भी मनाया गया है और जहां पर दरगाह उस समय भी मौजूद रहा जब इस इलाकों में जंगल विकसित नहीं हुआ था। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई अदालत के आदेश और वन विभाग संरक्षण के नियमों के तहत ही की गई है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।